हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में विभाजित किया जाता है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की यदि हम बात करते हैं तो उस समय केवल काव्य का विकास हो गया था। उस समय गद्य का विकास जो है नहीं हुआ था, यानी पद्य का विकास हुआ था, गद्य का विकास नहीं हुआ था। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतुंद काल से जो है मुद्रण यंत्रों के आविष्कार के बाद गद्य का आविष्कार जो है होता चला गया। उस समय भाषा का विकास भी उच्चतर रूप में देखा जाता है और उसी वजह से आगे जाकर जो है साहित्य की अलग अलग विधाएं जो है हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। उसमें गद्य विधाओं के अंतर्गत जो है उपन्यास विधा जो है प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हुई हमें दिखाई देती है। तो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य शास्त्र के पेपर के अंतर्गत जो है हमें उपन्यास का स्वरूप एवं तत्व जो है इकाई क्रमांक 2 में हमें देखना है, उपन्यास का स्वरूप एवं तत्व। तो उपन्यास का स्वरूप क्या है, देखिए तो उपन्यास यह जो है उप और न्यास इनसे मिलकर बना हुआ है। उप का अर्थ है समीप तथा न्यास का अर्थ है रचना, यानी जो मानव जीवन के समीप होती है, मानव जीवन से संबंधित होती है, मानव जीवन के यथार्थ का वर्णन करने वाली जो रचना होती है उसे हम उपन्यास के नाम से जानते हैं। यानी उपन्यास में मानव जीवन के यथार्थ रूप का वर्णन जो है होता है। उपन्यास वह है जिसमें उपन्यासकार मानव जीवन की यथार्थ घटनाओं को लेकर कल्पना के साथ एक नवीन रूप में उसे प्रस्तुत कर देता है। इसमें मानव जीवन के विविध सुख दुखों, विविध घटनाओं, समस्याओं, आशाओं, इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो उपन्यास जो है एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने जो है आती हुई हमें नजर आती है। अब उपन्यास के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी दलित का चित्रण होता है, किसी स्त्री का चित्रण होता है, या समाज में जितने भी पीड़ित लोग हैं उनका चित्रण होता है, ठीक है, या जिस पर भी अन्याय अत्याचार होता है उसका चित्रण यदि उपन्यास में होता है। लेकिन साथ ही साथ जो है उपन्यास के अंतर्गत कल्पना का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि उपन्यास के अंतर्गत केवल यथार्थ का वर्णन करने से जो है पाठकों की रुचि खत्म हो सकती है, वह पाठकों को बोझिल लग सकता है। इसी कारण कल्पना का प्रयोग जो है उसके अंतर्गत किया जाता है। यदि राजनीति के ऊपर यदि उपन्यास होता है, यदि जैसे देखिए कि उपन्यास के विविध प्रकार है, जैसे सामाजिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। तो समझ लीजिए इसमें राजनीतिक उपन्यास है तो राजनीति के मामलों में वहां पर राजनीति से संबंधित, राजनीति में होने वाले भ्रष्टाचार, दल बदलू प्रवृत्ति, इन सभी वृत्तियों को लेकर जो है उपन्यास लिखे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कल्पना का प्रयोग भी थोड़ा सा जो है करते हुए उस समय की घटनाओं को या उस समय की राजनीति को प्रस्तुत करने का काम जो है उपन्यासकार अच्छे रूप में करने की कोशिश जो है करता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में क्या होता है कि ऐतिहासिक कोई चरित्र हो, जैसे शिवाजी महाराज हो या अन्य कोई भी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे कोई ऐतिहासिक कोई भी चरित्र हो तो उसके ऊपर भी उपन्यास जो है लिखा जाता है। और वो उपन्यास क्यों लिखा जाता है, तो मानव जीवन के सामने या एक समाज के सामने एक आदर्श रखने के लिए जो है ऐसे उपन्यास प्रस्तुत किए जाते हैं। अब ऐसे उपन्यास लिखते समय जो है भाषा का उस समय के अनुसार उस भाषा जो है होना वहां पर अनिवार्य होता है। यानी ऐतिहासिक उपन्यास हो, यदि आप शिवाजी महाराज के ऊपर उपन्यास लिख रहे हो तो उस काल की भाषा के अनुसार आपको वह उपन्यास जो है लिखना पड़ेगा। साथ ही सामाजिक उपन्यासों में अलग अलग प्रकार के उपन्यास आते हैं। जैसे देखिए कि सामाजिक उपन्यास के ऊपर अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक यानी समाज से संबंधित होता है। अब समाज से संबंधित तो सब कुछ बातें होती है। अब समाज से संबंधित स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार, अन्याय अत्याचार, दलितों के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार, या किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचार, तो सामाजिक उपन्यास
विविध समस्याओं को लेकर जो है, या समाज की विभिन्न आशाओं इच्छाओं को लेकर जो है वो उपन्यास लिखे जाते हैं। उसके बाद आते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास। अब जितने भी सारे आप उपन्यास देखते हैं, चाहे वह आंचलिक हो, सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो, तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों, इन उपन्यासों में एक अलग प्रकार आपको देखने को मिलेगा। अब सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक उपन्यासों में जो है मानव जीवन के बाहरी समस्याओं का चित्रण होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के अंतर्गत मानव मन के अंतर मन का चित्रण जो है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मानव मन जो है अलग अलग प्रकार से सोचता है, उसकी अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है, वो अलग अलग प्रकार से उसको व्यक्त करता है। कई बार उस भावनाओं को दबाया भी जाता है, और दबाने के कारण बहुत सारे प्रश्न भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो इनको लेकर मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाते हैं। जैसे शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है अज्ञेय जी का, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आंचलिक उपन्यास, आंचलिक यानी एक विशिष्ट क्षेत्र को लेकर, विशिष्ट अंचल को लेकर जब उपन्यास लिखे जाते हैं तो उसको आंचलिक उपन्यास जो है कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपन्यास की जो है अलग अलग प्रकार जो है, और भी प्रकार है, लेकिन हमें केवल उपन्यास का स्वरूप जो है सीमित मात्रा में देखना है कि उपन्यास शब्द किस प्रकार बना हुआ है, उसका अर्थ क्या है, उस उपन्यास के अंतर्गत किन किन बातों का चित्रण जो है होता है, उपन्यास में किस तरह से यथार्थ वर्णन होता है। तो इन बातों का अध्ययन हमें करना है। अब उपन्यास के बारे में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, देखिए कि उपन्यास क्या है। वे कहते हैं कि उपन्यास को मैं एक मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। उन्होंने क्या किया है, उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझते, यानी मानव जीवन को लेकर यह विधा जो है प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है। प्रेमचंद ने भी जितने भी सारे उपन्यास लिखे, उनके उपन्यास तो सामाजिक उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं। उनका तो उपन्यास गोदान उपन्यास तो आप सभी को मालूम होना ही चाहिए। और हिंदी के छात्रों से संबंधित तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि उपन्यास का नाम जब भी आता है तो प्रेमचंद का नाम जरूर आता है, और उसमें गोदान का नाम हमें जरूर आता है। वो किसान के ऊपर लिखा गया एक श्रेष्ठ हिंदी का उपन्यास हम मान सकते हैं। तो ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि उपन्यास जो है मानव जीवन का यथार्थ वर्णन करता है, और कभी कभी यथार्थ वर्णन करने के लिए जो है लेखक या उपन्यासकार कल्पना का प्रयोग भी कर लेता है। और उपन्यासकार क्या करता है कि उसने जो कुछ अनुभव किया है, उस अनुभवों को या उन अनुभवों को जो है साहित्य के माध्यम से जो है व्यक्त करने का काम जो है वह करता है, और कभी कभी वह उपन्यास का सहारा भी लेता है। तो उपन्यास का स्वरूप देखते समय हमें इन बातों को देखना जरूरी है। तो यह उपन्यास का स्वरूप है। इसके आगे हम देखें कि उपन्यास के तत्व कौन से हैं, यानी उपन्यास में क्या क्या आना चाहिए। अब उपन्यास के बारे में एक और बात बताना भूल गया कि उपन्यास जो है अंग्रेजी में हम उसे नॉवेल कहते हैं, और मराठी में हम उसे कादम्बरी कहते हैं, और हिंदी में हम उसे उपन्यास जो है कहते हैं। अब उपन्यास के तत्व कौन से, जैसे साहित्य के तत्व होते हैं, भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, शैली तत्व, उसी तरह उपन्यास के भी तत्व है। उसके बिना जो है उपन्यास नहीं हो, उपन्यास की रचना हो ही नहीं सकती है। जैसे उपन्यास का पहला तत्व है कथा वस्तु। अब उपन्यास में मूल रूप में कथा वस्तु का होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे जो तत्व रीढ़ की हड्डी के समान सारी घटनाओं को गतिशील बताता है उसे कथानक कहते हैं या कथावस्तु कहते हैं। उपन्यास की कथावस्तु में कार्यकारी संबंध प्रमुख होता है, और आगे की घटनाओं का कोई ना कोई उचित कारण दे दिया जाता है। उपन्यास का विषय सामान्य घटना से लेकर राज्य क्रांति तक हो सकता है तथा एक पशु से लेकर किसी भी बड़े महामानव की व्यक्ति से संबंधित भी उपन्यास का विषय जो है हो सकता है। यानी छोटी सी छोटे बातों को लेकर बड़ी से बड़ी घटना तक जो है उपन्यास की कथावस्तु का विषय हो सकता है। उपन्यास की कथावस्तु में एक पशु से लेकर महामानव तक का चित्रण हो सकता है। ठीक है, यानी उपन्यास के विषयों के लिए कोई, एक कथावस्तु के लिए कोई सीमा जो है नहीं है, लेकिन उपन्यास में वह कथावस्तु जो है आनी चाहिए, और वह कथा जो है क्रमबद्ध रूप से जो है एक साथ जो है चलनी चाहिए, तभी वह
जो है उपन्यास जो है सफल रूप में उसका जो है उसके कथा वस्तु जो है अंत तक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत हो सकती है। तो उत्तम कथा वस्तु में संगठन, अनुपात, घटनाओं का सहज विकास, रोचकता, गति, स्वाभाविकता, मौलिकता आदि गुणों का जो है होना जरूरी है। उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो मानव जीवन से संबंधित जो है होनी चाहिए। तो उपन्यास में कथा वस्तु होनी ही चाहिए। उसके बाद चरित्र चित्रण, पात्र तथा चरित्र चित्रण। अब उपन्यास के अंतर्गत जब भी हम कथा वस्तु को पिरोने की कोशिश करते हैं, कोई रचनाकार जो है उपन्यास को जन्म देने की कोशिश करता है, तो उसके सामने पहले कथा वस्तु होती है। लेकिन कथा वस्तु को जो है प्रस्तुत करते समय विभिन्न पात्र जो है सामने आते हैं, तो अलग अलग रूप में वहां पर पात्रों का चरित्रांकन जो है व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। जिस उपन्यास में चरित्रित घटनाएं जिनसे संबंधित होते हैं या जिनको लेकर उन घटनाओं का घटित होना दिखाया जाता है वे पात्र कहलाते हैं। पात्रों के बिना कथानक नहीं चल सकता, यानी पात्र ही नहीं है। जैसे समझ लीजिए गोदान उपन्यास के हम बात करते हैं, तो गोदान उपन्यास में होरी ही नहीं है, तो कथा वस्तु ही नहीं है। बात समझ में आती है हमें कि कथा वस्तु में पात्र यदि आते हैं तो वह कथा वस्तु जो है गतिशील बनती है। तो मानव जीवन से संबंधित होने के कारण पात्रों का चयन जो है समाज के सभी वर्गों से किया जाता है। विभिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के पात्र जो है उपन्यास में होते हैं। समाज में कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते, हर एक में कुछ न कुछ जो है हमें भिन्नता दिखाई जो है देती है। तो उसी कारण जो है पात्र जो है अलग अलग रूप में हो सकते हैं। कई आदर्श चरित्र वाले पात्र हो सकते हैं, कई दुष्प्रवृत्ति वाले चरित्र वाले पात्र भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पात्र तथा चरित्र चित्रण जो है उपन्यास के तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हम उसे मान सकते हैं। उसके बाद तीसरा तत्व आता है कथोपकथन। अब कथोपकथन कई लोगों को कथोपकथन कहने के बाद समझ में नहीं आता है। कथोपकथन माने संवाद। अब संवाद का उपन्यास के अंतर्गत क्या महत्व होता है? अब पात्रों के अंतर्गत जितने भी संवाद होते हैं, संवाद के माध्यम से जो है वह रचना गतिशील बन जाती है। तो उसके कारण संवाद महत्वपूर्ण है और संवाद पात्रों के अंतर्गत होता है। लेकिन संवाद उपन्यास के अंतर्गत नाटक में जिस तरह से संवाद आते हैं उस तरह से उपन्यास में कथोपकथन या संवाद नहीं आते हैं। उपन्यास के अंतर्गत जो भी संवाद आएंगे वो छोटे होने चाहिए, नहीं तो बड़े संवाद जो है पाठकों को जो है बोझिल बना सकते हैं। उसके बाद जो आता है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण। अब जिस घटना से संबंधित हम उपन्यास लिख रहे हैं, जिस स्थल से संबंधित हम उपन्यास लिख रहे हैं, तो उससे संबंधित हमें सारी जानकारी जो है होनी चाहिए। अब देश माने क्या? वह स्थल। काल माने क्या? समय। और वातावरण माने क्या? वहां का सारा परिवेश। समझ लीजिए आप गांव का चित्रण कर रहे हैं, तो वहां पर गांव की मिट्टी का, गांव के लोगों का, या जिस भी काल का आप वर्णन कर रहे हैं, जिस काल का वह गांव है, उसका उल्लेख भी वहां पर होना चाहिए। क्योंकि आज देखिए कि आज के गांव और 50 साल के पहले के गांव, इसमें बहुत सारा अंतर है। तो इसी कारण स्थल, काल और परिवेश का ध्यान रखना हमें जरूरी पड़ता है। तो देश काल वातावरण जो है उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण रूप में आता है। भाषा शैली। अब भाषा, गांव से संबंधित उपन्यास हो तो वहां पर अलग रूप में भाषा आएगी। कोई आंचलिक उपन्यास हो तो उस विशिष्ट अंचल से संबंधित वह उपन्यास, अंचल से संबंधित वहां की भाषा जो है आ सकती है। तो बिना भाषा के तो कोई रचना हो नहीं सकती, तो उपन्यास तो हो ही नहीं सकता है। तो भाषा ऐसी हो जो पाठकों के सहज रूप में समझ में आ जाए और उस घटना से संबंधित वह भाषा हो। यदि राजनीतिक उपन्यास हो तो राजनीति में जिस भाषा का प्रयोग होता है,
तो उस भाषा का प्रयोग वहां पर हमें दिखाई देना चाहिए। आंचलिक उपन्यास हो तो आंचलिक संबंधित, दलित उपन्यास हो तो वहां की भाषा का प्रयोग वहां पर होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से भाषा क्या होती है कि भाषा किसी भी घटनाओं को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने का एक जरिया होती है। अब भाषा का तो मालूम है हमें कि भाषा भावों को और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यहां पर भी रचनाकार को, उपन्यासकार को जो भी कुछ कहना है वो भाषा के माध्यम से कहना है। तो वह भाषा एक अच्छे रूप में, एक सरल रूप में, बोधगम्य रूप में उपन्यास के अंतर्गत आनी चाहिए। और शैली, अलग अलग शैली का उपन्यासकार प्रयोग कर सकता है। कभी कभी आत्मकथात्मक शैली हो सकती है, वर्णनात्मक शैली हो सकती है, व्यंग्यात्मक शैली हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार से जो है शैली आ सकती है। तो उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत भाषा शैली जो है महत्वपूर्ण रूप में आती है। उसके बाद आता है उद्देश्य। अब बिना उद्देश्य या बिना प्रयोजन के तो मनुष्य कुछ कोई भी काम नहीं करता है। तो रचनाकार जब भी उपन्यास लिखने के लिए बैठेगा, उसको कुछ काम नहीं है, इसके लिए वो उपन्यास नहीं लिखेगा। उसके मन में कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। वह उद्देश्य अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे साहित्य के अलग अलग उद्देश्य है। कोई यश कमाने के लिए, कोई धन कमाने के लिए, कोई नाम कमाने के लिए, कोई लोगों की जागृति करने के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से उद्देश्य हो सकते हैं। स्त्री से संबंधित कोई उपन्यास होगा। बहुत सारे उपन्यास जो है स्त्री से संबंधित हमें हिंदी साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ऐसे उपन्यास। तो उससे संबंधित उपन्यास लिखते समय जो है स्त्री के जीवन को लेकर, स्त्री की सारी समस्याओं को लेकर वहां पर आपको जो है वर्णन करना चाहिए और उद्देश्य वह आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के उपन्यास जो है लिखे जा सकते हैं। लेकिन बिना उद्देश्य के कोई भी उपन्यास क्या, आप कोई भी रचना का निर्माण जो है नहीं कर सकते हैं। और पाठक भी पढ़ते समय उसको बिना उद्देश्य के कभी नहीं पढ़ेगा। तो उद्देश्य जो है उपन्यास के तत्वों में महत्वपूर्ण रूप में आता है। तो कुल मिलाकर 6 तत्व आते हैं। उसमें कथा वस्तु, पात्र चरित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये उपन्यास के जो है महत्वपूर्ण तत्व है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि इस तत्व से संबंधित, किसी भी तत्व से संबंधित आपको कोई भी तकलीफ होती है, पढ़ने में तकलीफ होती है, या कोई भी आपको जानकारी हासिल नहीं हो रही है, या आपके मन में कोई भी इस वीडियो को लेकर आपको यदि प्रश्न है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं या ग्रुप पर मैसेज भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।